साथियों, 5 राज्यों में चल रहे चुनाव जो 7 चरण में था, पिछले महीने भर से चल रहा था, काफी उबाऊ, थकाऊ और खर्चीला आज अंततः खत्म हुआ चुनाव गणना के साथ। संक्षिप्त में कहें तो उत्तर प्रदेश में भाजपा की वापसी, आश्चर्यजनक रूप से पंजाब में आम आदमी पार्टी की बनती हुई सरकार और बाकी 3 राज्यों में फिर से भाजपा की सरकार। एक हल्का सा नजर डालने, आपको पता होगा उत्तर प्रदेश में भाजपा 270 के आसपास, जबकि समाजवादी पार्टी 120-125 के बीच में। आप देख लेना, मेरे पास लेटेस्ट डेटा नहीं है। यानी समाजवादी पार्टी ने काफ़ी विकास किए अपने टैली में पिछले बार की तुलना में, लेकिन सरकार बनाने की हालत में नहीं आ पाई। पंजाब में आम आदमी पार्टी 90, कांग्रेस 17, उत्तराखंड में बीजेपी 45, जबकि कांग्रेस 21 में सिमट गई। गोवा में बीजेपी 18, कांग्रेस 12 और मणिपुर में बीजेपी 21, कांग्रेस 10। यानी कांग्रेस का वैसे ही सफाया हो रहा है जैसे कुछ समय पहले तक वामपंथी दलों का हो रहा था, जैसे बंगाल में, त्रिपुरा में और बाकी राज्यों में। वैसे इन सभी राज्यों में वाम का कोई भी अभी चुनाव लड़ा भी कि नहीं लड़ा उनका नाम नहीं आ रहा है। लड़े हैं तो इनको बहुत ही कम मत मिले। सीपीआई, सीपीएम, लिबरेशन, सीपीआईएमएल ब्रैकेट में बहुत सारे कुछ है, उनको कुछ भी नहीं मिला है। यह चुनाव से चुनाव तक की राजनीति में उसकी भट्टी में स्वाहा हो रहे हैं। हाँ, ये जरूर जब इनसे बातें करेंगे जरूर कहेंगे, जो अभी नए नए जो प्रवेश कर रहे हैं, जैसे सीपीआईएमएल, रेड फ्लैग, रेड स्टार, पता नहीं क्या क्या है, एसयूसीआई वगैरह, कि हम जनता के बीच में चुनाव के बहाने जाके उनको समाजवादी क्रांति और समाजवादी समाज के बारे में बताते हैं, उनकी चेतना बढ़ाते हैं, सामाजिक चेतना बढ़ाते हैं। पता नहीं, देखते हैं क्या होता है। जहां तक इनकी साख है वो खत्म होती जा रही है। भारत में तो पूरे विश्व भर की स्थिति, भारत में और भी ज्यादा खतरनाक स्थिति है। चुनाव में यह क्यों ऐसा हुआ, तो पहली बात तो यह है कि भारत में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव की व्यवस्था खत्म हो चुकी है पहले से भी, ईवीएम हो या ना हो। जो वे लोग शोर मचा रहे हैं कि ईवीएम हटाओ, प्रजातंत्र बचाओ, तो पहली बात तो यह है कि ईवीएम के पहले भी जब बैलेट पेपर होता था तो पूरे के पूरे बैलेट बॉक्स पे ही कब्जा हो जाता था। बैलेट बॉक्स चुरा लिए जाते थे, जबरदस्ती उठा के ले जाते थे और जबरदस्ती मतदान भी होता था। फिर से बैलेट बॉक्स वापस लाओ, कोई खास अंतर नहीं पड़ने वाला है। ईवीएम के अंदर जो भी हेरा फेरी हो, यानी इलेक्ट्रॉनिकली, उसके बाहर भी तो हो रहा है। पहले अरबों खरबों का खर्च, हिंदू मुस्लिम का मसला, जनता की सोचने की क्षमता को खत्म कर देना, 5 किलो अनाज और कुछ रुपए चुनाव के समय, दारू, शराब, और मतगणना के समय भी क्या हुआ ये सारा हमने देखा। उसके बाद भी यदि सत्ता परिवर्तन हो जाता है तो क्या कमाल हो जाएगा। आम आदमी पार्टी का कई जुमला भाजपा के रास्ते से होकर गुजर रहा है। मरने के पहले और मरने के बाद भी मुफ्त में शमशान घाट जाएं, बिजली और पानी सस्ते दरों में पाए, भ्रष्टाचार मुक्त समाज पाए। संभव नहीं है दोस्त, भ्रष्टाचार मुक्त समाज। यह पूंजीवाद की देन है। और ये कहते हैं हमें वाद से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल वही बात करते हैं जो भाजपा करती है, आरएसएस करती है, दूसरे विपक्षी दल भी करते हैं। जहां तक चुनाव आयोग, मीडिया, सत्ता के भिन्न अंग, पुलिस प्रशासन वगैरह, उनका क्या रोल है, इसके बारे में बात ही करना बेकार है। दक्षिणपंथी प्रचार तंत्र, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, और पूरी की पूरी यह चकाचौंध करने वाली आपके सामने जो आते हैं भाषण देने वाले, कोई अंतर नहीं पड़ता भाषण में क्या बोलते हैं। स्पीचिफाइंग, भाषण देने की कला, एक्सपर्ट इन ड्रामेटिक्स, नाटक करना,
और व्हाट्सएप के जरिए हिंदुस्तान के पता नहीं कितने प्रतिशत 60-70% मतदाताओं के पास लगातार जहर देते रहना। आखिर ये क्यों हो रहा है, इस पर हम थोड़ी सी अंत में चर्चा करेंगे। लेकिन इस सब का नतीजा है कि मेहनत का शावाम, निम्न पूंजीपति वर्ग जो खुद खत्म हो रहे हैं, मध्यम वर्ग, मझौले छोटे गरीब किसान, सैनिक अर्धसैनिक जिनको ओआरओपी के लिए अभी भी लड़ रहे नहीं मिला, युवक छात्र महिलाएं, इन सब का ध्यान अब भगत सिंह, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन और उसके कमांडर इन चीफ चंद्रशेखर आजाद और बाकी सारे साथी जो शहीद हो गए, और उनकी जो नारा थे, उनकी जो समझ थी, उसको भुला दिया गया, खत्म कर दिया गया। वैसे बाय द वे आज साउथ कोरिया में भी चुनाव का रिजल्ट आया। जो सत्ता में थे वो विपक्ष में चले गए, जो विपक्ष के थे वो जीत गए। 1% के हेर फेर से वो आ गए, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। चलिए, ये तो हुआ आज का। 2024 में क्या होगा, बाइलाजी होगा। मैं कहना चाहता हूं दोस्तों कि हमने पढ़ा है, सीखा है कि पूंजीवाद का अंतिम या अधिकतम रूप, हाईएस्ट स्टेज है, वो साम्राज्यवाद है। एकाधिकार पूंजीवाद यानी मोनोपोली कैपिटलिज्म है, जो एक देश में ही नहीं, एक देश के भिन्न भिन्न प्रोडक्शन सर्विसेज में ही नहीं, बल्कि सारे प्रोडक्शन सर्विसेज को अपने अंदर लेने की कोशिश करता है ताकि मुनाफा बढ़ाया जा सके, आपस में कंपटीशन को घटाया जा सके। हालांकि इसके बावजूद कंपटीशन और ज़्यादा बढ़ता है। और यह पूंजी जब वो बैंक के रूप में आता है, वित्त पूंजी के रूप में आता है, तो एक देश से दूसरे देश में भी आपके कंप्यूटर के छोटे से हेर फेर से, बटन के माध्यम से, माउस के माध्यम से अरबों खरबों का ट्रांसफर होता है, जो अभी आप स्टॉक मार्केट में या क्रिप्टो करेंसीज वगैरह उस रूप में देखते हैं। और इस यहां पे आने के बाद से जब स्थिति थम सी जाती है, आगे नहीं बढ़ पाती है, पूंजीवाद के आगे अब कोई विकास नहीं है। पहले राजतंत्र था, उसके पहले दास प्रथा, जो भी रूप था, और अब का ये रूप एकाधिकार पूंजीवाद के बाद आगे कुछ नहीं नजर आ रहा है ही नहीं। तो फिर क्या उसमें सड़ांध आएगा? सड़ांध को रोकने के लिए क्या पूंजीपति वर्ग क्या करेगा? और सड़ांध के कारण क्या होगा कि मजदूर वर्ग में वो हाशिए पे आ रहे हैं, उन बेरोजगार हुए जा रहे हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था खत्म होती जा रही है, बेघर होते जा रहे हैं, भिखमंगे होते जा रहे हैं। या भारत में ही देख ले, 94-95% लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है। ऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब कि छुट्टी के वक्त में आपको उसका पैसा मिलता है, शनिवार रविवार को छुट्टियां मिलती है, बीमार पड़ने पर कुछ पैसे मिलते हैं, बच्चों के शिक्षा के लिए कुछ सुविधाएं मिलती है, वो सब खत्म। और ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी, यहां तक कि गवर्नमेंट सेक्टर में भी, जैसे बिहार के बिजली विभाग में, और वो पोल पे चढ़ के जो बिजली का काम करते थे, जो बिहार के कर्मचारी थे, 15-20-25 हज़ार रुपये महीना मिलता होगा, बाकी सुविधाएं जिनकी मैंने बात ही की थी, अब वह मानव बल बनाकर कर दिया गया। यानी वो 6-7-8 हज़ार में करेंगे, 2800 दिन काम करेंगे, वो डेली वेजेस हो गए, कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से हो गए, मजदूरों के मेट के माध्यम से हो गए। सरकार उन पर खर्च कम कर रही है। आखिर यह क्यों हो रहा है? पूंजी बढ़ती है, पूंजी को बढ़ने की जरूरत है। आपने सुना होगा, बहुत सारे हैं, ऑक्सफैम वगैरह लाते हैं कि जो इनइक्वालिटी है और समानता भयानक बढ़ रही है। संसार के 100 ऐसे बड़े ओलिगार्क्स, महान बड़े पूंजीपति हैं जिनके हाथ में उतने संपत्ति है जितना आधे पृथ्वीवासियों के पास है। वो और तेजी से बढ़ता है, और बढ़ने की प्रक्रिया में रोक लगाता है यह मजदूर वर्ग। मांग करता है, भाई मुझे रोजगार चाहिए, तो लड़ाई करता है, वह आंदोलन खड़ा करता है। सुप्रीम कोर्ट की एक वर्डिक्ट के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा था, या किसी उन्होंने में से कहा था कि भाई जब प्रेशर कुकर है तो उसमें सीटी बजने की, यानी हवा निकलने की आज़ादी होनी चाहिए, नहीं होगी तो प्रेशर कुकर ब्लास्ट कर जाएगा, यानी जनता को विद्रोह करने का मौका दें। यानी यह पूरी तरह से उसे गिरफ्त कर लेते हैं, आगे नहीं बढ़ने देते, विरोध भी नहीं करने देते, एक सत्ता से बदल के दूसरे सत्ता नहीं लाने देते हैं, तो विद्रोह हो जाएगा और हम सब खत्म हो जाएंगे। यानी समाजवादी सत्ता स्थापित होने की उम्मीद होगी। तो इन दोनों के संघर्ष के दौरान जो चलता है, पूंजीपति वर्ग यह समझता है, उसके जो चाटुकार राजनीतिक और आर्थिक जो विशेषज्ञ होते हैं वह समझते हैं,
और इसलिए जरूरी है कि हर तरह के पार्टी हो। एक्सट्रीम राइट जैसे भारत में भाजपा, आरएसएस, सेंट्रिस्ट जैसे कांग्रेस, थोड़े उदार चेहरे वाले जैसे भी आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में, और ऐसे और भी सारे हैं। इनका होना जरूरी है। एक ही पार्टी यदि कर देते हैं तो इनका सफाया हो जाएगा। अमेरिका में भी 2 पार्टी है, ब्रिटेन में भी 2 पार्टी है, यहाँ कई पार्टियां, मुख्य रूप से 2-3 पार्टियां हैं, ज्यादा नहीं है। इसलिए इनका होना जरूरी है। 1970 के दशक में 9 उदारवादी नीतियां आई, यानी मजदूरों को जो सुविधाएं दी जाती थी उनसे वापस लेना शुरू किया इन सत्ताओं ने, ताकि पूंजीपति वर्ग से उन पर जो टैक्स लगाया था उससे घटाया जा सके, अनपेड टैक्स को माफ किया जा सके, अनपेड लोन को माफ किया जा सके। भारत में हो रहा है। यूएसएसआर के खंडित होने के बाद से और तेजी से बढ़ा। इसके बावजूद ये अब नहीं लूट पा रहे, तो यह फांसीवादी तरीका आ रहा है जिसमें ये जनता को आपस में लड़ा के खास मुद्दे पर करके जनता के एक हिस्से को अपने तरफ लाते हैं। जो भारत में हिंदुत्ववाद के उफान से, अमेरिका में वाइट सुप्रीमेसी के आधार पे, यानी भिन्न भिन्न रूप लेते हैं, भिन्न भिन्न तौर तरीके अपनाते हैं, सब कुछ करते हैं। 9 उदारवादी आर्थिक राजनीतिक जो भी थी वह उसका खात्मा भारत में नजर आ रहा है। यूक्रेन में बढ़ रहा था, वो दूसरे तरीके से खत्म हो रहा है, और भी जगहों में हो सकता है। अमेरिका में भी हजारों नहीं लाखों बेघर है, ब्रिटेन में भी पाए जा रहे हैं। ब्रिटेन में जिस नाम से भी हो, टोरी ने आकर वहां नेशनल हेल्थ स्कीम को खत्म कर दिया, चौपट कर दिया। और भारत में जिस रूप में कहें इस संघवाद अभी इस चुनाव में है, 2024 में क्या होगा नहीं पता। इसी संविधान के तहत में, बिना संविधान को मानते हुए, इसी राज्य सत्ता के तहत सारे राज्य सत्ता के जो अंग हैं, जो डिपार्टमेंट हैं, जो विभाग, उनको अपने अंदर लेके वह सारे काम यहाँ के पूंजीपति वर्ग कर रहे हैं, जो नाजीज या फांसीवादी करते थे, लूटना जनता को। और उस समय और इस समय में एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर यह है भारत के संघवाद उस फांसीवाद में, कि वहां के फांसीवादी अपने देश की अर्थव्यवस्था और मिलिट्री को मजबूत करते थे, यहां वो बुड़ा दिया। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।